Now, good afternoon to all. चलिए स्टार्ट करते हैं. Now, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स नए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके, थोड़ा नजदीक नजदीक बैठे हो, थोड़ा दूर बैठा करो तो हवा पानी भी बना रहे. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ CMA Bharat. Okay, and I will be taking care of your direct taxation and indirect taxation in group 1. ठीक है. तो जो हमारा जर्नी है, ठीक है, वो टैक्सेशन का पूरा रहेगा. सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम अपने पास क्या है, कम. मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस स्पीड में जाएगा, बट क्या है कि कम टाइम है अपने पास, ठीक है. तो उसके अंदर हमको ज्यादा कंटेंट क्या करना है, कवर करना है. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टैक्सेशन पार्ट. उसमें भी डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी GST चल रहा था उनका, ठीक है, तो उनके सेपरेटली मैं लेक्चर्स लूंगा, ठीक है. तो दो पैरेलल चलेंगे, डायरेक्ट टैक्स भी चलेगा एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी चलेगा, ठीक है ना. तो थोड़ा ऐसा होगा कि सर दो चीजें साथ में कैसे करें. तो आपने CA में ज्वाइन किया है तो करना तो पड़ेगा. सो अभी जो हमको स्टार्ट करना है विद द डायरेक्ट टैक्स. कर्टेन नीचे करके, ठीक है. तो थोड़ा ध्यान अपना क्लास में ही रहे. नाउ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है, कि सर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर आप चिपक गए हो, ठीक है, या स्क्रीन चिपक गई है, ठीक है ना. तो आप सीधा चैट बॉक्स में क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, ध्यान देना, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में है, डायरेक्ट टैक्सेशन. ध्यान देना यहाँ पे सब लोग. पेपर नंबर कौन सा है, तो पेपर नंबर कौन सा है, 7A. 7D किसका है, तो वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो कोई भी कंट्री में क्या होता है, तो टैक्सेस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द कंट्री. तो जनरली क्या होता है कि कभी भी स्टूडेंट्स को हम पूछते हैं कि टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, तो टैक्सेशन क्यों किया जाता है, रीजन क्या होता है टैक्सेस चार्ज करने का. तभी एक जो कनेक्टेड रीजन है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है. तो अभी थोड़ा वॉर जैसा माहौल चल रहा था, ठीक है ना, जिसमें उन लोगों को ज्यादा मार पड़ी, ठीक है ना. तो अभी वो सब क्या लगता है, वो जो लॉन्चर्स होते हैं या एयरक्राफ्ट होते हैं या जो हैवी आर्टिलरीज होती है या डिफेंस इक्विपमेंट है, क्या लगता है ऐसे ही आ जाता है कि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है. तो पैसा आएगा कहाँ से, तो टैक्सेस से ही आएगा, ठीक है. तभी मान लो कि वहां से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से भी कुछ जाना चाहिए ना उसको क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ से जाएगा, वहां से तो आएगा, ठीक है. तो इन दैट केस हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा रेवेन्यू होना चाहिए इन ऑर्डर टू मैनेज दोज थिंग्स, ठीक है. दूसरा क्या होता है, तो एजुकेशन हो गया, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. तो इन दैट केस ये सारी फैसिलिटीज देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो उन सब के लिए हमको क्या चार्ज करना पड़ेगा, टैक्सेस. अभी टैक्सेस है ना दोस्तों, दो तरीके के होते हैं, ठीक है. एक होता है, क्या होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, डायरेक्ट, एंड दूसरा जो होता है जिसको हम बुलाते हैं इनडायरेक्ट. तो सुनने में इतना ही लगता है कि ये डायरेक्ट है और वो क्या है, इनडायरेक्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी है नहीं. जो लोग बीकॉम से होते हुए आए होंगे उनको पता होगा कि बीकॉम में डिफरेंस अगर पूछ लिया जाता है तो कैसे लिखा जाता है. तो डायरेक्ट वो है जो इनडायरेक्ट नहीं है, एंड इनडायरेक्ट वो है जो डायरेक्ट है. डायरेक्ट पता नहीं कब लगता है, इनडायरेक्ट पता नहीं कब लगता है, दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. लेकिन डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर हम डायरेक्ट की बात करें ना, तो डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इनकम टैक्स. एंड अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीजें हैं आपके सिलेबस में. एक है GST एंड दूसरा हम जिसको बुलाते हैं कस्टम्स, ठीक है. तो क्या डिफरेंस क्या होता है सर ये, तो देखो, अगर कोई भी टैक्स आप चार्ज करते हैं तो टैक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका इंसिडेंस, ठीक है, मतलब किसके ऊपर चार्ज हो.
जैसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो किस पे चार्ज होगा? इनकम पे। इनकम होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, तो अगर नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। बोले सर जिंदगी में लॉस ही है, कभी इनकम हुआ ही नहीं है, लॉस ही लॉस है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉस, ठीक है, तो नहीं देना है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है पता है? इनडायरेक्ट टैक्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो किसके ऊपर लगता है, तो वो किसी गुड्स के ऊपर या कमोडिटी के ऊपर लगता है, या अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी करते हो तो उसके ऊपर लगता है, ठीक है, तो उसको हम कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या होता है सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों? देखो, एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको ये बता देता हूँ। डायरेक्ट के अंदर है ना, आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, मतलब बर्डन उसी के ऊपर होगा जिसने वो इनकम को अर्न किया होगा। सो आप सब लोगों का सीए में कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप सब लोगों को मान लो 15-20 लाख रुपए की जॉब मिल गई, ठीक है, सालाना कितना पैकेज है? 15-20 लाख। अभी वो 20 लाख रुपए कमाओगे तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बोले 20 लाख रुपए कमा रहे, थोड़ा हम गरीबों को भी देके जाओगे, तो आपको उनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो 3-4 लेक्चर के बाद समझ में आने लगे, क्योंकि इनकम टैक्स आई थिंक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो 3-4 लेक्चर के बाद समझ में आएगा कि अच्छा इतना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियली हमारा लर्निंग होगा कि इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो बोले सर वो सब तो हम देख लेंगे, तुम ये बताओ कि टैक्स कैसे नहीं देना है, तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बता सकता, कभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताऊंगा, और इसके लिए ऑफिशियली रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर आपने इनकम अर्न की तो टैक्स आप ही को देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनकम आपकी है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जब आप गुड्स खरीदने जाते हो तो बिजनेसमैन जो होता है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, जो बिजनेसमैन है उसको, कि टैक्स तुझे देना पड़ेगा। बट साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला उस बिजनेसमैन को कि ये टैक्स तो है ना कस्टमर से कलेक्ट कर सकता है। इसका मतलब बर्डन आपने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। तो मान लो कि आपने जॉब स्टार्ट नहीं किया, आपने अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो खुद का प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? जीएसटी नंबर आपने लिया, एक क्लाइंट आया, 10 लाख रुपए की सर्विस आप दे रहे हो, प्लस 18% आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो 11,80,000 का इनवॉइस बनाओगे ना। तो सरकार तो किससे आगे जीएसटी कलेक्ट करेगा? बायर से नहीं कलेक्ट करेगा, वो किससे कलेक्ट करेगा? तो वो करेगा किससे कलेक्ट? सप्लायर्स। पर गवर्नमेंट ने उसको ये भी अथॉरिटी दी है कि ये जो जीएसटी हम तुझसे चार्ज कर रहे हैं ना, ये बर्डन तो क्या कर सकता है? शिफ्ट। किसके ऊपर शिफ्ट कर सकता है? बायर के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स में होता नहीं। आपकी 20 लाख रुपए सैलरी है तो इनकम टैक्स कितना आपको ही देना पड़ेगा, जो भी 4-5 लाख रुपए आता है। तो वो 4-5 लाख रुपए आप क्या करोगे? किसी और से रिकवर करके दोगे? नहीं, वो तो आपको खुद अपने पॉकेट से ही क्या करना है? पे करेंगे। डन। तो क्या समझाइए, बर्डन की बात किया, तो बताओ डायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसके ऊपर होता है? मतलब किसके ऊपर होता है वो सब जाने दो, शिफ्ट कर सकते हो बर्डन को, पर इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को क्या कर सकते हो? शिफ्ट फ्रॉम 1% टू दी अदर, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों नेचर का, ठीक है, तो नेचर किस तरह का है? मतलब जैसे क्या होता है, टैक्सेस, कुछ कुछ टैक्सेस एग्रेसिव नेचर के होते हैं। एग्रेसिव मतलब क्या? हाई इनकम हाई टैक्स आपके ऊपर लगता है। तो एग्रेसिव वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रोग्रेसिव। तो इनकम टैक्स का नेचर क्या है पता है? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो सामने टैक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब हाई इनकम हाई टैक्स। ज्यादा पैसा कमाओगे तो ज्यादा क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना। बहुत ज्यादा कमाओगे तो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा कमाओगे तो उससे भी ज्यादा। जितना पैसा कमाओगे सरकार उतना ही क्या करेगी? टैक्स चार्ज, क्योंकि वो इनकम इक्विटी जैसा भी तो होता है ना। अगर मैं टैक्सेस नहीं लगाऊंगा तो होगा क्या कि एक सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन के पास इनकम बहुत ज्यादा लेवल पे क्या होने लगेगी? अक्यूमुलेट होने लगेगी, ठीक। तो हाई इनकम क्या लगेगा? हाई टैक्स। बट वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना दोस्तों, ये एमसीक्यू में वो लोग बहुत पूछते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ तो वो कौन से नेचर का होता है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है पता है? रिग्रेसिव का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब टैक्सेस चेंज नहीं होते। अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो तो जो व्यक्ति आया है उस पर जीएसटी 5% ही लगेगा। अभी तुम 4 व्हीलर लेके आए हो तो भी 5% लगेगा, कोई और कुछ लेके आया, कोई मान लो चल के आया तो भी उसमें भी कितना लगेगा? 5%। जीएसटी का रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो कि आपने कार परचेस की, तो कार परचेस करोगे तो कार के ऊपर 28% जीएसटी लगता है, बेसिक रेट है। तो कार कोई भी खरीदे तो उससे इनकम का कोई लेना देना है नहीं, तो जीएसटी का रेट क्या रहेगा?
चेंज होता रहेगा कि फिक्स रहेगा? बट इनकम टैक्स का थोड़ा नियत अलग है। उसका क्या है, वो हाई इनकम हाई टैक्स। आ रहा है तुमको समझ में? ठीक है। नाउ दोनों को मैनेज करने के लिए, ये सिर्फ हाईलाइट मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों टैक्सेस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है, बोर्ड बना रखे हैं, जिसको इसको बुलाया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम आसान लैंग्वेज में आयकर विभाग कहते हैं। आ रहा है तुमको समझ में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस। बोले सर वो जो मूवी आ रखा है रेड, और फिर रेड 2 आया, उस मूवी में जो दिखाया है ना, उसमें इनकम टैक्स लॉ से कोई लेना देना है नहीं, इट इज प्योरली सिनेमैटिक पर्पस। इस तरह से रेड होती भी नहीं है। आ रहा है तुमको समझ में? वो क्या होता है सिनेमैटिक पर्पस, मतलब उसमें थोड़ा मसाला वगैरह ऐड करके दिखाना होता है, तो पब्लिक को क्या हो, मजा भी आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए जो होता है उसको हम बुलाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये दोनों बोर्ड है जिसको हम आपने देखा भी होगा, कस्टम हाउस होते हैं, वैसे जीएसटी भवन होते हैं, तो वो लोग कौन मैनेज करते हैं? ये दोनों बोर्ड है, रिस्पेक्टिव बोर्ड, जो उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किसके साथ, डायरेक्ट टैक्सेस के साथ। ठीक है, तो आपको दो चीजें मैंने जो बताई मेनली, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि टैक्सेस क्यों चार्ज होते हैं, रीजन क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ वेल बीइंग ऑफ द जो भी सिटीजन है उस कंट्री के, उनके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई अलग अलग तरीके होते हैं, डिफेंस हो गया, फिर क्या हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन सबको सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेस चार्ज करते हैं। सो नाउ नेचर दो तरीके के हैं, एक आपको इनडायरेक्ट बताया, दूसरा कौन सा बताया, डायरेक्ट। अभी जाते हैं दोस्तों किसके अंदर, डायरेक्ट टैक्स और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, यहां से आपको लिखना है, मैं आपको टाइम दूंगा अलग से। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड बोले तो जैसे क्या होता है, अभी टैक्सेस चार्ज करने हैं तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि और उन्होंने ऐसे रैंडमली कोई टैक्स चार्ज कर दिया, ऐसा उनके पास कोई राइट होता नहीं है। तो उस अगर कोई भी टैक्सेस आप इंडिया में चार्ज करते हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होना जरूरी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसको बैक करना होना चाहिए, तो ही हम वो टैक्सेस पब्लिक से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तभी अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वो लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ध्यान से समझ। मतलब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, पार्लियामेंट होता है, वैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है, हिस्सा। गवर्नमेंट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो अगर कोई भी काम करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की अनुमति से और परमिशन से करना पड़ेगा, विदाउट दैट आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको दो आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, एक आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, आर्टिकल नंबर कौन सा, 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, तो वो पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल नंबर कौन सा, 246। तीसरा पढ़ना पड़ेगा, पर वो जीएसटी में पढ़ाऊंगा, दैट इज 246A। वो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर मैं आर्टिकल 265 की बात करूं तो इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है, वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, दैट नो टैक्सेस इन इंडिया शैल बी लेवी एंड कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब इंडिया में कोई भी टैक्सेस किसकी परमिशन के बिना आप चार्ज नहीं कर सकते हो, लॉ की परमिशन के बिना चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना। तो ये तो लिखा है 265 में, ये मैं आपको एज इट इज लिखवा दूंगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों किसका, 246। जैसे क्या होता है कि 246 में उन्होंने क्या किया है, तो 246 में उन्होंने ना पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर्स, मतलब जो टैक्सेस है उसके पावर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी इंडिया का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, तो जब इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको इंडिया के अंदर क्या किया गया, मर्ज किया गया। तो उस टाइम पे उन स्टेट्स की कंडीशंस ये थी कि अगर हम इंडिया में मर्ज होंगे तो हमारे पास भी कुछ रेवेन्यू के क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए।
तो दोस्तों आर्टिकल 246 में उन्होंने क्या कर दिया बताए, आर्टिकल 246 में उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, बोले ये वाला टैक्स तुम लेना, ये वाले टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। समझ में आ गया? ठीक। तो आर्टिकल 246 में ना दोस्तों एक शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल कौन सा है, तो वो है शेड्यूल नंबर कौन सा है, 7। ठीक है। शेड्यूल 7 में दोस्तों 3 तरीके की लिस्ट उन्होंने बनाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट 1, फिर एक होता है लिस्ट 2। समझ, अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 का, तो ये लिस्ट 1 जो है ना, ये दोस्तों कौन सा वाला लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब क्या, तो यहाँ पे टैक्स कौन चार्ज करेगा, मतलब जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो चार्ज करेगा। लिस्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो वो कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। एंड लिस्ट 3 की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग बुलाते हैं कौन सा लिस्ट, तो वो होता है कौन सा लिस्ट, कॉन्करेंट। ये 3 लिस्ट उन्होंने बना के दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, देखो जिस लिस्ट में जिसका नाम लिखा है ना वो क्या करेगा, टैक्स चार्ज करेगा, आपस में टांग नहीं अड़ानेगा। मतलब मान लो लिस्ट 1 में जो टैक्सेस चार्ज किए वो कौन, मतलब जो लिख के दिया वो कौन टैक्स चार्ज करेगा, सेंट्रल। तो स्टेट वाला उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मान लो लिस्ट 2 में लिखा है तो स्टेट चार्ज करेगा। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें सेंट्रल बीच में आएगा नहीं। तो हम जो एक्ट पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट, वो कौन से गवर्नमेंट का टैक्स है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पूरे इंडिया में इनकम टैक्स कौन सी सरकार चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो लाइक यूएस, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करती है। तो सबका अपना अपना गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है। समझ में आ, अपने यहाँ 3 तरीके के टैक्स मॉडल हैं। एक होता है स्टेट मॉडल, मतलब कौन चार्ज करेगा, बोलो स्टेट। एक होता है सेंट्रल मॉडल, मतलब कौन चार्ज करेगा, सेंट्रल। एक होता है ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल मतलब आधा सेंट्रल आधा स्टेट। तो भारत में और इंडिया के अंदर जीएसटी का जो मॉडल है ना, वो ड्यूअल मॉडल है। मतलब आधा जीएसटी कौन लेता है, सेंट्रल, आधा जीएसटी कौन लेता है, स्टेट। बट इनकम टैक्स में ये मॉडल अप्लाई होता नहीं। इनकम टैक्स में एब्सोल्युटली कौन सा मॉडल है, सेंट्रल। स्टेट लेवल के टैक्सेस आपको पढ़ने भी नहीं होते, क्योंकि जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वो कौन से लेवल की है, सेंट्रल लेवल। ठीक है, अभी ध्यान से समझना और सुनना। अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 की, ठीक है, तो लिस्ट 1 में है ना दोस्तों, ऐसे एंट्रीज उन्होंने दिया हुआ है। एंट्रीज बोले तो क्या, अलग अलग तरीके की क्या दिए, एंट्रीज दिए, जिस एंट्रीज में उन्होंने टैक्सेस चार्ज करने के लिए कहा है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम टोटल 97 टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। कितने टाइप्स है, 97, अलग अलग 97 टाइप्स। उसमें से एक इनकम टैक्स है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी मैं एंट्री बताने जा रहा हूं ना, वो एंट्री आपको याद रखना है, वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो एक है एंट्री नंबर, एंट्री नंबर कौन सा है, 82। उसमें उन्होंने लिख के क्या दिया है, तो वो लिख के दिया है टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब हम सारी इनकम पे टैक्स लगा देंगे और किसको छोड़ देंगे, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ देंगे। ऐसा उन्होंने क्या लिखा हुआ, एंट्री नंबर 82। समझ में आ गया? तो जैसे अब हम है तो हमारा एक बर्थ डेट होता है ना, बर्थ डेट क्या होता है, तो हम इस डेट पे हैं, इस ईयर में हम लोग आए, ठीक है ना, वो सब लिखा होता है। प्लेस भी लिखा होता है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है ना, ठीक है ना। मतलब पूरा ऐसे जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें सब लिखा होता है, ठीक है ना, ओके ना। तो अभी मान लो कि इनकम टैक्स का बर्थ प्लेस आपको कहाँ मिले, तो इनकम टैक्स का बर्थ प्लेस क्या है, तो एंट्री नंबर कौन सा है, 82। लिस्ट नंबर कौन सा है, 1। शेड्यूल नंबर कौन सा है, 7। एंड आर्टिकल नंबर कौन सा है, 246। समझ में आया? ये इनकम टैक्स का बर्थ प्लेस है। तो सर ऐसा क्यों बताया, रीजन आप समझो। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा ये एंट्री नंबर 82 आपको बताया। रीजन क्या होता है कि इन फ्यूचर जब भी आप सीए में क्वालिफाइड हो जाओगे, उसके बाद मान लो कि टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हो, कर सकते हैं टैक्सेशन की प्रैक्टिस। सिर्फ टैक्स ऑडिट के राइट नहीं है अपने पास, बट बाकी उसमें बात चल रही है, ठीक है।
तभी मान लो कि टैक्सेस की आप प्रैक्टिस करते हो तो गवर्नमेंट जब अपने एंड से कोई कम्युनिकेशन करता है तो वो ऐसे इनकम टैक्स ऐसा वर्ड नहीं यूज करता, वो लोग सीधा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं कि हमने एंट्री नंबर 82 में चेंजेस किए हैं। इसका मतलब वो किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स। आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान रखना। ओके, तो एंट्री नंबर कौन सा, 82, जिसमें आपको जेनेसिस ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है, जो बर्थ प्लेस हम जो बोलते हैं इनकम टैक्स का। अभी तक जो पढ़ा उसमें से आएगा क्या एग्जाम में, एंट्री नंबर कौन सा 82, और लिस्ट नंबर कौन सा 82 1 है, और शेड्यूल कौन सा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। दूसरा एक एंट्री जो आपके सिलेबस में है वो भी मैं बता ही देता हूँ साथ में, ठीक है। वो है दोस्तों एंट्री नंबर कौन सा है, तो वो एंट्री नंबर कौन सा है 83। ये 83 किसका है दोस्तों, तो ये आपने किसका सुना होगा, कस्टम्स हुआ था ना एक जमाने में, ठीक है ना। तो एंट्री नंबर कौन सा है 83। तो कस्टम्स आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, कस्टम्स किस पे लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या इंसान का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका, अभी इंसान इंपोर्ट के बोले टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वैल्यू कैसे निकालोगे, दीरा तो होगा पर वैल्यू कैसे निकालोगे। कस्टम्स किसके ऊपर लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ क्या हो गया, उसके ऊपर कस्टम्स लगता है। डन, समझ में आ गया, ठीक। नाउ सुनना और समझना, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इनकम टैक्स किसका एक्ट, तो कौन से ईयर में आया था, 1961, ठीक है। 1961 ये इनकम टैक्स एक्ट है। तो हमको समझना है क्या, टैक्स, और दूसरा हमको समझना है क्या, इनकम। तो टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम। तो पूरी जर्नी में हमको ये डिफाइन करना है कि इनकम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोले सर जो पैसा कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं, ओके। पर टैक्स रेट भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि टैक्स रेट कितना लगेगा, ठीक है। तो हमको पूरे सिलेबस में ये देखना है कि जो इनकम का कैलकुलेशन है वो किस तरह से करें, ठीक है। और दूसरा उसके ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, रेट, जिसको हम बोलते हैं टैक्स रेट। अभी टैक्स रेट जो है ना दोस्तों वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेंगे। टैक्स रेट जो है ना वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कौन से एक्ट के अंदर, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कौन से एक्ट के अंदर, फाइनेंस एक्ट, ठीक है। अभी फाइनेंस एक्ट कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनेशन और आपका एग्जाम कौन से टर्म में है, ठीक है। तो हम दिसंबर 25 में सब लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा, 2024। तो सर 2025 ही क्यों नहीं, या 2023 ही क्यों नहीं, तो मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा लेक्चर खत्म होते होते। समझ में कि आपको क्यों फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है, 20। तो आपको दो एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक पढ़ना पड़ेगा कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट, और दूसरा कौन सा पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं फाइनेंस एक्ट की, तो फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, उसका अपना एक क्या होता है, हिस्ट्री होता है, ठीक है। हिस्टोरिकली फाइनेंस एक्ट में ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिकली फाइनेंस एक्ट जो है वो पहले को किस फॉर्म में आता है दोस्तों, तो वो पहले किस फॉर्म में आता है, फाइनेंस बिल के फॉर्म। वैसे भी कोई भी एक्ट जो है वो पहले किस फॉर्म में आता है, एक्ट डायरेक्ट नहीं होता है ना, पहले क्या होता है, बिल होता है, जिसको हम प्रपोजल बोलते हैं। तो मैं पहले क्या करूँ, मतलब जाके सीधा एक्ट ही करूंगा, मतलब प्रधानमंत्री है या प्रधानमंत्री ने जो फाइनेंस मिनिस्टर रखा हुआ है, तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जी, ठीक है ना, मैडम जी है पार्लियामेंट के अंदर, बोले कल से इतना टैक्स लग जाएगा, वो सामने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हुआ अपोजिशन वाला, बोले ऐसे कैसे, बोले बैठ जा, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, कल से इतना क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, समझ रहे। तो ये तो यार डेमोक्रेसी चली गई, समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे कि हम प्रपोजल देंगे। तो प्रपोजल को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो प्रपोजल को कहा जाता है क्या, बिल। फिर वो प्रपोजल पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में थोड़ा बातचीत होगा, बवाल बवाल होगा, फिर जाएगा वो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तब जाके वो एक्ट बनता है। समझ में आ गया, ठीक।
तो ये फाइनेंस बिल जो होता है वो हर साल आता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, जिसको हम फाइनेंस बजट भी बुलाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो फाइनेंस बजट जो होता है उसका अपना एक टाइमिंग होता है कि कभी भी ला सकते हैं, वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे आएगा तो ही हो पाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इनकम कैलकुलेशन का, ठीक है, फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा मैं। इनकम कैलकुलेशन मतलब क्या लगता है, इनकम जैसे कोई भी टैक्स लेना होता है तो टैक्स का एक पीरियड होता है कि विदाउट पीरियड चार्ज करेंगे। मतलब पीरियड होता है, जैसे पीरियड को हम बोलते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसे तुम्हारा एक पीरियड होगा कि डेली होगा। बोले आज कमाया पैसा, तो घर जाने से पहले जैसे अपने नहीं गाड़ी में टोल टैक्स देते हैं, वैसे क्या देके जाने का, इनकम टैक्स के भी टोल टैक्स बनाए होंगे कि आज कितना पैसा कमाया, चल बता। बोले आज 5,000 कमाया, तो चल 30% निकाल, 1500। तो ये तो टैक्स कम और लूट ज्यादा नहीं लग गया? टैक्स का फीलिंग कम आ रहा है और तुमको वो जो लूट मचाई ना किसकी, उसकी फीलिंग तुमको क्या आ रही है साहब? तो जैसे होता क्या है, इनकम टैक्स जो होता है ना दोस्तों, वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस देना होता है। वही जीएसटी में अगर आप जाओगे तो वो आपको मंथली देना होता है। कस्टम्स में फिक्स नहीं होता है, कस्टम्स में जब आप इंपोर्ट करोगे तब देना होता है। ठीक है, तो अभी इनकम पे टैक्स आपको कब देना है? आज दिन, आज पैसा कमाया आज दिन, मान लो आज कमाया कल लॉस कर दिया तो, मान लो कि कोई वो शेयर मार्केट में था, इंट्राडे करता, एफ एंड, ठीक है ना, होता है ना वो सट्टा, 10,000 लगाया सीधा 1 लाख, एक का कितना किया 10, फिर नेक्स्ट डे 1 लाख लगाया सीधा 5,000, 95 का क्या हो गया, लॉस हो। तो आज अगर टैक्स दूंगा तो कल जो लॉस होगा वो तो एडजस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, किसी की बुरी आदत लग गई, ड्रीम इलेवन, ठीक है ना, मेक माई सर्कल, टीम बनाओ, कॉन्टेस्ट करो, ठीक है, तो एक दूसरे के सामने मत देखो तुम, होता है ना ऐसा, कभी कभार होता है, ठीक है ना, हो जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा बोलो, तो उसमें भी पैसा तो बनेगा। गवर्नमेंट बोले देखो आदत बुरी हो या अच्छी हो, हम तो टैक्स लेके रहेंगे। समाज में जागरूकता फैलाना हमारा काम नहीं है, वो लोग करते रहेंगे जिनका काम है। हमारा काम क्या है, किसी ने पैसा बनाया तो टैक्स लेके घर जाओ, ये हमारा फंडामेंटल रूल है। समझ में आया? तो किसी ने मान लो एक्सीडेंटली पैसा कमाया, 5 करोड़ का लॉटरी लगा, तो सरकार बोले तुमको लॉटरी लगा तो हमको भी लॉटरी लगा, तो 5 करोड़ पे हम 30% क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, तो 5 में से 1.5 करोड़ रुपए क्या हो जाएंगे, देने पड़ेंगे। अभी देने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट उन्होंने और डेवलप किया, कॉल्ड टीडीएस, दैट इज अ टैक्स डिडक्टेड एक्सचेंज। मतलब तुम्हारे पास पैसा आएगा ना, क्या टैक्स कट होके ही आएगा। मतलब तुमको मान लो 5 करोड़ रुपए किसी ने दे दिए, उन्होंने बोला साला कभी अकाउंट में 5,000 रुपए नहीं देखे, और एकदम से कितना आ गया 5 करोड़, तुमने क्या किया, सीधा 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 2 दिन में 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। दो ही ट्रांजेक्शन किए, एक 4 करोड़ का मर्सिडीज उठाया और 1 करोड़ का फ्लैट लिया। दूसरा, बाद में वो मर्सिडीज में पेट्रोल डलवाने का भी पैसा नहीं। समझ रहे हो? तब क्या होगा बोलो? अपने पास तो यार टैक्स आया ही नहीं ना, तो अपने को क्या करने का? उसको पेमेंट पूरा करने का, कि टैक्स कट करके करने का, टैक्स कट करके। तो इनकम कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, तो इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करना होता है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर मतलब क्या, तो जिसको इनकम टैक्स में 2 ईयर हम बोलते हैं, एक होता है जिसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर, जिसको लोग क्या बुलाते हैं, प्रीवियस ईयर बुलाते हैं, एंड एक होता है जिसको हम बुलाते हैं कौन सा ईयर, असेसमेंट। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके समझाता हूँ। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि जिस ईयर में आपने पैसा क्या किया, अर्न किया, उसको हम कौन सा ईयर बुलाते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अभी जिस ईयर में अर्न करोगे एंड बाद में जिस ईयर में आप क्या पे करते हो, टैक्स पे करते हो, उसको हम कौन सा ईयर बुलाते हैं, असेसमेंट। मतलब पैसा कमाओगे उस ईयर को क्या कहा जाता है, प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर, और जिस ईयर में आपको क्या पे करना है, टैक्स, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, असेसमेंट। समझ रहे हो ना? ठीक। तभी मैं जो लिख रहा हूँ ये ध्यान रखना, आपकी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ये कौन सा होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। वो होगा प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा 24, 25, एंड असेसमेंट ये कौन सा रहेगा, 25, 26। ये आपके एग्जाम के लिए ईयर रहेगा। आपका टर्म चेंज हुआ तो ईयर भी क्या हो जाता है, चेंज। समझ में आ गया? तो अपने ये पूरा ट्राई करेंगे कि दिसंबर 25 में निकल जाए।
आ रहा है ना तुमको समझ, क्योंकि जून 26 में बात गई तो ईयर पूरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको वापिस अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ईयर रहेगा। तो मान लो कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 कहाँ तक, 31/3/2025 तक जो भी पैसा कमाया है उसका टैक्स आपको कौन से ईयर में देना पड़ेगा, तो वो 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 इस ईयर में आपको पे करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस ईयर में क्या करना है, अर्न करना है, और इस ईयर में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना। तो पूरा 1 साल का क्या चलता है, साइकिल चलता है। तो अभी इस ईयर में जो टैक्स रेट्स होंगे वो कौन डिफाइन करेगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि इस ईयर के लिए कौन से टैक्स रेट लेने हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या लेके आते हैं, जो मैं कब से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, वो क्या लेके आते हैं, फाइनेंस। और वो हर साल आता है दोस्तों, ठीक है। फाइनेंस बिल क्या होगा, हर साल, ऐसा नहीं बोले भूल गए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, वो हर साल क्या करेंगे, लेके आएंगे, ठीक है। भूल कैसे सकते हैं, अभी मान लो कि वहां से पाकिस्तान से मिसाइल आया और यहाँ से वो ड्रोन, मतलब जो एंटी मिसाइल होती है वो छूटाएंगे और बोले भूल गए, ऐसा नहीं होता। वो तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा ना जिसके अंदर आप भूल ना पाओ, ठीक है। नाउ तो अभी समझना, फाइनेंस बिल जो होता है ना दोस्तों, वो हर साल, एवरी ईयर कब आता है, तो एवरी ईयर वो आता है दोस्तों कब, एवरी ईयर विदाउट फेल 1 फरवरी को फाइनेंस बिल आ ही जाता है, चाहे संडे हो या कुछ भी हो, पहली 3 तारीख को क्या आ जाना चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ फाइनेंस बिल में क्या होगा, फाइनेंस बिल में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किए होंगे, टैक्स रेट्स। बोले इस अपकमिंग ईयर के लिए हमारे ये टैक्स रेट्स रहने वाले हैं, जिसमें चेंज करने वाले वो चेंज बताएंगे, और अगर जिसमें चेंज नहीं होंगे उसमें वो पुराने वाले रेट ही लगेंगे, ठीक है। तो ये कब लेके आएंगे दोस्तों, 1 फरवरी। तो ऑब्वियस है कि टैक्स रेट्स मुझे कब बताए जाएंगे, ईयर स्टार्ट होने के बाद कि ईयर स्टार्ट होने से पहले। तो अभी इस केस में ये वाला ईयर है, मान लो कि 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड्स मेरी जो भी इनकम लगेगी, मतलब जो भी इनकम मेरी होगी उस पर कितना टैक्स रेट होगा वो मुझे बाद में बताया जाएगा, या पहले बताया जाएगा, पहले। बाद में कैसे बता सकते हो, कि बाद में बताने जाओगे तो उसमें तो होगा क्या, मेरा इनकम का कैलकुलेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अभी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे कैसे जब आपको टैक्स रेट पता ही नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फाइनेंस बिल एवरी ईयर कब आ जाता है, 1 फरवरी, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है, ठीक है ना, ध्यान देना। इसका एक्सेप्शन क्या बताएं, कि जब भी कंट्री के अंदर क्या होता है, कुछ लोगों ने सुना हुआ है बट वापिस सुन लेना, जिस ईयर में कंट्री में क्या होता है, इलेक्शन, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जनरल इलेक्शन ईयर, मतलब लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा नहीं है, कौन से वाले, लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो उस ईयर का जो फाइनेंस बिल है ना, उस ईयर का जो फाइनेंस बिल है वो आएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार बन जाएगी उसके बाद वो लोग क्या लेके आएंगे, फाइनेंस बिल लेके आएंगे। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको समझा। जैसे अभी आप जो एक्ट पढ़ने वाले हो 2024 वाला, या 2000 कौन सा वाला, 29 वाला, या 2000 कौन सा, 34, जब भी इलेक्शंस आएंगे, 2024 वाला अभी गया लास्ट ईयर, फिर 2029 में आएगा जब आप सीएम बनोगे, उसके बाद वाला बनोगे ना सब। तो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना कौन सा है, कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, 2024। तो मुझे ये बताओ 2024 वाला जो फाइनेंस एक्ट है वो कब आया होगा, 1 फेब को आया होगा, नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि इलेक्शन से उस year। तो उसका फाइनेंस बिल तो कब आया होगा, तो उसका फाइनेंस बिल कब आया, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बन जाएगी उसके बाद आएगा। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का पॉलिटिकल रीजन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन मैं बाद में बताता हूँ, पॉलिटिकल रीजन पहले बता देता हूँ क्योंकि वो जल्दी समझ में आता है। क्योंकि आजकल न्यूज में भी क्या होता है, ये सब मिर्च मसाला चलता रहता है, आपने देखा ही होगा, वो जब चल रहा था सब टेंशन चल रहा था तो न्यूज वाले ऐसे ही थे कि हम तो लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे बिल्कुल समझ, ठीक है ना, मतलब अगर मान लो कि
उनको आप खुला छोड़ दो तो वो तो न्यूज में ऐसा ही बोलेगा कि हम बस अभी शाम तक पूरा पाकिस्तान लेके आ जाएंगे। ऐसा ही उनका अप्रोच था। तभी मैं ऐसा आपको बोलूँ कि लाइक पॉलिटिकल रीजन ये है कि अगर आप फाइनेंस बिल लाने दोगे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होगा ना, वो फाइनेंस बिल को इस तरह से ड्राफ्ट करेगा जो उसको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा माइलेज दे। मैडम जी को हमने क्या बोल दिया, बोले देखो मैडम जी ऐसा बिल बनाओ, टैक्सेस सारे गिरा दो, एग्जाम्पशंस देना स्टार्ट कर दो, डिडक्शंस जी भर के खुल के दो, डिडक्शंस सब पब्लिक को लगना चाहिए, बोले इसके जैसी कोई सरकार नहीं है। इसी को क्या करो, वोट डालो और इन्हीं को वापस लाओ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर अपने कवर अप कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर वापस टैक्स रेट क्या करनी बड़ा, पर इस ईयर में क्या करो, टैक्सेस गिरा दो ताकि अपने को पॉलिटिकली क्या मिले, ज्यादा वोट मिले, सब लोग तारीफ करे, बोले वाह क्या बात है, क्या गवर्नमेंट है। तो ये पॉलिटिकल रीजन समझ में आया। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो गलती से सरकार बदल गई तो नई सरकार आएगी, वो क्या बोलेगी, पुरानी सरकार ने जो फाइनेंस बिल बनाया था वो ठीक नहीं बनाया था, अभी हम अच्छा वाला बनाएंगे। तो उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए बाद में ये बोल दिया गया कि आप नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बिफोर इलेक्शन से पहले पॉलिसी डिसीजन मेकिंग उनको नहीं करना होता है, मतलब कोई भी चीज आप ऐसी नहीं कर सकते हो जो क्या हो सकता है आपको पॉलिटिकली इंपैक्ट कर सके, वो चीज आप नहीं कर सकते। आपने सुना होगा ना, इलेक्शन के टाइम पे आप बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। अभी इलेक्शन आ रहा है, मान लो एएमसी का इलेक्शन आ रहा है, तुमने एएमसी कमीशन ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, तो पब्लिक सेंटीमेंट किसके फेवर में चला जाएगा, इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उनके फेवर में चला जाएगा ना, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते। तो कब लाने का मतलब आप समझो, इलेक्शन होगा तो फाइनेंस बिल कब लाओगे, फर्स्ट फेब को लाओगे क्या आफ्टर फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बोला कि पूरे सिलेबस में ये एक्सेप्शन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, ठीक है ना, और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना मुझे तो बाद में अनर्थ हो जाएगा, समझ में आ गया। तो आपके केस में जो फाइनेंस बिल आया है ना, वो कब आया है, 23 जुलाई 2024, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ में आया? आपकी बर्थ डेट आप भूल जाओ पर इनकम टैक्स में ये डेट याद रखना पड़ेगा, 23 जुलाई 2024। इस दिन मैडम जी ने आगे क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था। मैं फाइनेंस मिनिस्टर वर्ड कहीं यूज नहीं करूंगा, अपना एक कॉमन मैडम जी बोलो तब आपको क्या समझ देगा, फाइनेंस मिनिस्टर की बात। तो मैडम जी ने कब आके अनाउंसमेंट किया, 23 क्यों, फर्स्ट फेब को मैडम जी कहीं बाहर गए हुए थे, नहीं आ नहीं सकते, आ रहे तुमको समझ में, इलेक्शन लड़ना होता है ना, तो बाटली में उतारने का काम करना पड़ता है सबको, ठीक है। तो 23 जुलाई को उन्होंने क्या लाया, फाइनेंस बिल लाया। तो भी आप समझो, ईयर तो कब स्टार्ट हो गया, ईयर कब स्टार्ट हो गया, 1 अप्रैल 24 को, और तुम फाइनेंस बिल कब लेके आ रहे, 23 जुलाई 2024 को। तो आपको नहीं लगता कि पूरे एक साल के 3 से 3.5 महीने पूरे साफ हो चुके हैं, उसके बाद आप क्या लेके आ रहे हो, बिल लेके आ रहे हो। तो मान लो कि आप 5,000 करोड़ का कंपनी चला रहे हो, तो 1 अप्रैल 24 को तो आपको रोड मैप क्लियर ही नहीं है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इस करंट ईयर में क्या टैक्सेस लेने वाले हैं वो तो उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं है। Normally they are supposed to disclose on 1 Feb, but in this year they have not disclosed anything. तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, तो फिर उस केस में वो लोग है ना दोस्तों, 1 Feb 24 को एक बिल लेके आएंगे जिसको हम लोग बुलाते हैं कौन सा बिल, तो उसको हम बुलाते हैं कौन सा बिल, इंटरिम। कौन सा बिल लेके आएंगे, इंटरिम बिल। ये इंटरिम बिल जो होगा ना, ये तब तक क्या रहेगा दोस्तों, वैलिड रहेगा टिल जब तक क्या नहीं अनाउंस हो जाता, जब तक क्या नहीं अनाउंस हो जाता, फाइनेंस बिल अनाउंस नहीं हो जाता है, तब तक ये इंटरिम बिल क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। आ रहा है तुमको समझ में, तो 1 Feb को बिल तो आएगा पर कौन सा आएगा, समझ में आ गया। तो सर अभी 2025 चल रहा है ना, तो 2025 में भी तो फाइनेंस बिल आया होगा, तो कब आया है, वो 1 Feb को आया विदाउट फेल। बट बेटा 1 Feb 2025 को जो बिल आया होगा वो अपकमिंग ईयर के लिए होगा ना, अपकमिंग ईयर मतलब द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April 25 which ends on 31st March 26। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है। अभी तक कुछ भी एग्जाम का स्टार्ट नहीं हुआ है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ फाउंडेशन सेट कर रहा हूँ, तभी तुम समझो। तुम एग्जाम कब कौन से टर्म में देने वाले हो, याद रखना, बोलना कब देने वाले हो, 25 में एग्जाम देने वाले हो कि नहीं,
तो दिसंबर 25 में आप एग्जाम देने वाले हो, तो जो जब एग्जाम दे रहे हो ना तब ईयर खत्म होना चाहिए। क्या खत्म होना चाहिए? ईयर खत्म होना चाहिए। तब मुझे ये बताओ, दिसंबर 25 में जब एग्जाम दोगे तब मार्च 26 खत्म होगा? नहीं। तो फिर उस केस में उसका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ ही नहीं सकती। तो दिसंबर 25 में लेटेस्ट ईयर कौन सा खत्म हुआ होगा? मार्च 25। अग्री? तो आपको कौन से ईयर का क्वेश्चन आएगा? मार्च 25 में ईयर खत्म होगा, मतलब चालू कब होगा? अप्रैल 24। इसका मतलब प्रीवियस ईयर हो जाएगा 24 25। एंड असेसमेंट ये कौन सा हो जाएगा? 25 26। अभी मान लो, जस्ट फॉर मान लो, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि जून में जाओ कोई। जून 26 में मान लो एग्जाम दे रहे हो, तो जून 26 में एग्जाम दोगे तो जून 26 में लेटेस्ट मार्च कौन सा खत्म हुआ होगा? मार्च 26। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा? 25 26। इसका मतलब 25 26 होगा तो फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा 2025। सब लोग कंफ्यूज हो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मान लो फाइनल ही दे रहे हो तुम, जून 27 में दे रहे हो, मान फाइनल, अपने पॉजिटिव सोचते हैं ना कि हम फाइनल दे रहे हैं। तो जून 27 में आप फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, तो जून 27 में फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, तो जून 27 या दिसंबर 27, इमीडिएट मार्च कौन सा खत्म हुआ होगा? मार्च 27। हाँ या ना? तो मार्च 27 को खत्म करने के लिए स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? अप्रैल 26। तो कौन से ईयर का क्वेश्चन आएगा? 26 27। तो 26 27 होगा तो फाइनेंस एक्ट कौन सा होगा? 2026। समझ में आ गया कि ऊपर से जा रहा है? तो रीजन समझना है टेक्निकली कि कौन सा ईयर आपके टर्म में एप्लीकेबल होगा। वैसे ही जब प्रैक्टिस में जाते हो तो प्रैक्टिस में यही करना है कि केस कौन से ईयर का है और फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा। अभी उन्होंने नोटिस भेजा प्रीवियस ईयर 22 एंड असेसमेंट है 23 चॉइस का, तो इसका मतलब आपको कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2022 वाला। फाइनेंस एक्ट एक रूटीन प्रोसेस होता है, वो हर साल क्या होता है, आता ही है। नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है। एंड टैक्सेस इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है ना? तो अगर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है या इकोनॉमी को कुछ चेंज करना है तो मुझे मेरे टैक्सेस को या तो प्रोग्रेसिव लेवल पे ले जाने होते हैं या तो रिग्रेसिव लेवल पे ले जाने होते हैं। समझ में इसी वी आर नॉट एडवाइजर, वी आर जस्ट चेकिंग कि अगर आपकी ये इनकम है तो आपको इसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। डन? के ऊपर से क्या आ गया ना तुमको? तो ये है ना, ये जैसे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, वैसे ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। 24 25 क्या होगा? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ये कौन सा होगा? 25। डन? तो अभी मैं जैसे बोलूं वैसे लिखना स्टार्ट करो। अगर बुक लेके नहीं आए हो तो अलग से कोई पेज पे लिख दो। लिखो पहले तो डायरेक्ट टैक्स, उसमें ब्रैकेट करके लिखना आप लोग इनकम टैक्स। फिर एरो डाउन करके लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में लिखो आर्टिकल 265, एक तरफ लिखो आर्टिकल 265। इसमें लिखो, एरो डाउन करके लिखना।
आर्टिकल 265 में, नो टैक्सेस इन इंडिया नो टैक्सेस इन इंडिया shall be levy and collected, sorry, shall be levy and collected without authority of law, without authority of law. फिर ये लिखना है आर्टिकल 246, उसमें लिखो आर्टिकल 246, फिर ऐसे ही एरो डाउन करके लिखना शेड्यूल 7, शेड्यूल 7, देन 3 लिस्ट आपको जो बनानी है, लिस्ट 1, हो गया। कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों।
Then, हो गया कंप्लीट? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करें, तो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो कितने सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में? तो वो है सेक्शन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक? 140 तक है आपके सिलेबस में। ठीक है, बाकी का कहाँ से, मतलब आगे के सेक्शंस कहाँ आते हैं फाइनल। ठीक है, तो 1 से लेकर 140 तक आपको बढ़ना है, कुछ जगहों पे 142 की भी जरूरत हमको पड़ेगी। तो अभी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स की बात करूं, तो सबसे पहले चलेगा क्या अपना, तो जिसको हम बुलाते हैं बेसिक्स ऑफ क्या, इनकम टैक्स। बेसिक्स को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब बेसिक्स सर तो बेसिक होता है, उसमें क्या है, हम अगर एक आधा लेक्चर क्या कर देंगे, मिस भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। देखो बेसिक्स का अगर आपके एग्जाम में वेटेज देखने जाए तो 10 से 12 मार्क्स का वेटेज है, मतलब सिर्फ इनकम टैक्स का ही वेटेज 10 से 12 मार्क्स का है। ओके, और दूसरा क्या है कि बेसिक्स में पिछले 3-4 साल में इतने सारे अमेंडमेंट्स मैडम जी कर चुकी है, ठीक है, कि आपको एक ही सम को दो तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ जगहों पे अलग कैलकुलेशन होगा, फिर कुछ जगहों पे अलग कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कितने सेक्शंस लर्न करेंगे, तो वो चलेगा सेक्शन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक अपना चलेगा। मैं चैप्टर्स का आइडिया दे देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अगर सेक्शन नंबर 1 की मैं बात करूं, ऐसे ही, तो सेक्शन नंबर 1 जो है उसमें उन्होंने दिया हुआ है क्या, तो उसमें उन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोले तो कि ये एक्ट को क्या बुलाया जाएगा, तो इस एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट बुलाया जाएगा। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या होगा, एप्लीकेबल। समझ रहे हो ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जैसे अपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते, वैसे इनकम टैक्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। फिर सेक्शन 2 में अगर आप जाओगे, तो सेक्शन 2 में उन्होंने दिया हुआ है क्या, तो वो उन्होंने दिया हुआ है क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग एंड स्कोप उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया होगा। तो अभी के लिए मैं 3 डेफिनेशन आपको ओरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ओरली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक जो डेफिनेशन है जिसको हम लोग बुलाते हैं क्या, क्या बुलाते हैं दोस्तों, पर्सन। और एक जो इनकम टैक्स का इन्वेंटेड वर्ड है जिसको हम लोग बुलाते हैं क्या, असेसी। इसका नाम क्या है, असेसी है, एसएससी नहीं है, क्या है, असेसी। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से होना चाहिए। लोग इसको क्या बुलाते हैं, एसएससी। एसएससी 10वीं कक्षा की मार्कशीट को बोलते हैं। अरे तुमको ये क्या है, असेसी। इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग है नहीं, डिक्शनरी में जाके ढूंढोगे तो कहीं मिलेगा नहीं। सबसे पहला काम आज क्या करना है, स्पेलिंग याद रखना है इसका, कितने एस आ रहे कितने ई आ रहे हैं वो। दूसरा कहाँ लगाने हैं, डबल एस डबल ई कहाँ लगाना है वो भी क्या करना है, ध्यान रखना है। अरे तुमको समझ में आगे पीछे ना हो जाए, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना।
तो अभी इन दोनों डेफिनेशन को हम समझते हैं, जान रहे हो सब लोग, ठीक है ना। वो क्या, एक काफी टाइम बाद डोज बड़ा वाला मिला तो फिर मैंने सोचा कि कहीं सिस्टम हैंग ना मार गया हो। तो अगर हम बात करें किसका, पर्सन, तो पर्सन है ना दोस्तों दो तरीके के, एक जिसको हम बुलाते हैं कौन सा पर्सन, नेचुरल, एंड एक होता है आर्टिफिशियल। मतलब ये तुम वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे इसको। नेचुरल मतलब बोले सर जो सीधा साधा, आर्टिफिशियल मतलब जो बन ठन के रहता है समझ रहे हो, यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते। नेचुरल मतलब जैसे हम बात करें, नेचुरल को उन्होंने डिफाइन किया है, इंडिविजुअल हो गया या फिर क्या हो गया, नेचुरल, ये नेचुरल पर्सन। अपने सब लोग कौन है, नेचुरल है। बर्थ नेचुरली होता है, डेथ नेचुरली या एक्सीडेंटली होता है, ठीक है। कहीं मान लो ठीक से नहीं चला, जाके भिड़ा दिया किसी को, या किसी ने आके तुमको भिड़ा दिया, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, तो कंपनी, या फिर क्या हो गया एलएलपी, या फिर क्या हो गया फर्म, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उसको अपने पर्सन ही बुलाते हैं। तो दोस्तों हम लोग टैक्स किससे कलेक्ट करते हैं, तो टैक्स कलेक्ट किससे किया जाता है, तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम पर्सन, ठीक है। बट उस पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, तो उस पर्सन के पास होनी चाहिए इनकम, और उस इनकम वाले को हम लोग क्या बुलाते हैं, असेसर। टैक्स लिया किससे जाता है, इनकम से लिया जाता है कि पर्सन से लिया जाता है, और पर्सन के पास कौन सी इनकम होनी चाहिए, मतलब जिसके ऊपर हम लोग क्या लगा सके, टैक्स। इसका मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि असेसी भी अपने आप में पर्सन ही होता है। तो सर आपने अलग क्यों किया, तो देखो असेसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन होल्डिंग विच इनकम, अ पर्सन होल्डिंग विच इनकम टैक्सेबल इनकम, मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे हम लोग क्या ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, असेसी। मतलब सारे असेसी पर्सन तो होते ही हैं, बट क्या सारे पर्सन असेसी होंगे, नहीं। समझ में आ गया। अभी मैं बताता हूँ टैक्सेबल इनकम मतलब क्या, कि आपके पास इनकम होनी चाहिए और एक सर्टेन लेवल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा इनकम, तो हम जाके उसको असेसी बोलेंगे। जैसे आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा बट डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स में ये लिमिट है कि कोई भी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है, कितने रुपए से ज्यादा, 2.5 लाख, 2,50,000 सालाना बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा हुआ तो ही हम उससे टैक्स लेंगे। इसका मतलब 2,50 से कम हुआ तो उससे हम टैक्स लेंगे नहीं। तो मान लो आपकी इनकम 2,50,000 से कम है, तो आप पर्सन हो क्या असेसी हो, पर्सन। इसका मतलब आपसे टैक्स लिया नहीं जाएगा, आपसे टैक्स तभी लिया जाएगा जब आप क्या बनोगे, असेसी। सीए में नहीं क्या, सीए में तो बन जाओगे, बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, असेसी। आई होप समझ आ रहा है। तो लिमिट में बताऊंगा तो क्या होता है बोलो, पर्सन और असेसी में क्या अंतर होता है, पर्सन सिर्फ पर्सन होता है, पर असेसी भी पर्सन होता है, पर उसके पास क्या होता है, टैक्सेबल। डन। तो अभी मान लो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चरिस्ट को तो कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी, तो उसमें तो टैक्स लगता ही नहीं। तो उसको क्या बोलोगे, असेसी बोलोगे कि पर्सन। तो हम जब जब बोलते हैं असेसी, इसका मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्सेबल। क्योंकि अभी मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो असेसी होगा, पर्सन अब मैं निकाल दूंगा। समझ में आ गया। तो असेसी होता तो क्या है, पर्सन ही है, पर उसके पास क्या होता है, पैसा, जिसपे हमको क्या लेने का है, टैक्स। अभी मान लीजिए आप सब लोगों का इंटर कंप्लीट हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, उसमें तुमको इनकम हुआ, थोड़ा बूंद बूंद इनकम हुआ, बूंद बूंद ही होगा ना। मान लो कि 3-4 हजार रुपए क्या है, स्टाइपेंड है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट है, ऐसा कोई भी, हम लोग भी उस फेज से गुजरे, समझना है। 3 से 4 हजार रुपए आपको महीने का मिलेगा, ये आपका मतलब वो जो रेगुलर दिहाड़ी चलता है, आ रहा है तुमको समझ। फाइनल स्टूडेंट्स एंड द आर्टिकल विथ आर्टिकलशिप इज ऑफिशियल दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। हम लोगों को तो 3-4 महीना इनिशियल मिलता भी नहीं था। तो मान लो 4 हजार रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है, हायर साइड 5 हजार को बस, साल का कितना हुआ, 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हजार रुपये होगा। तो 60 हजार पे सरकार टैक्स लेगी क्या, हाँ क्या लगता है। अभी मान लो गलती से गवर्नमेंट ने 60 हजार पे टैक्स लगा भी दिया, बोले तुम लोग हमारा खून पी के रहोगे, तुमने क्या बोला पता है, एक काम करो, ये है ना 60 हजार रुपये पड़ा है ना, सब ले जाओ, सब ले जाओ,
उजाड़ दो मुझे, मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। एक तो गांव बसाएंगे और लुटेरे पहले आ जाते हैं। अरे तुमको समझ में तो दोगे, तुम टैक्स दोगे कि नहीं दो? नहीं दोगे तो यार 60,000 रुपये कौन टैक्स देता है? अभी मान लो थोड़ा इनकम बढ़ा, 20,000 रुपये सैलरी, तो मल्टीप्लाई 12 करो, कितना होता है? 240 मिलेगा टैक्स। 20,000 रुपये में मान लो बेचारा घर चलाएगा कि तुमको टैक्स देगा? मान लो 20,000 में से भी 10% टैक्स काट लिया, 2,000 कट हो गया, 18,000 हाथ में है। तो क्या बोलेगा? एक काम करो, 18 भी क्यों दोगे, सब रख लो तुम। घर पे 4 लोग हैं मेरे जैसे, लेकिन हम आ जाते हैं यहाँ पे चपरासी का काम कर लेते। ठीक है, तुम लोग क्या कर लेना, मैनेज कर। तो हम टैक्स किससे लेंगे बोलो? पर्सन से लेंगे। अभी आप सब लोग कौन हो? पर्सन हो या असेसी? पर्सन है, असेसी हो? हाँ बोले हैं असेसी, तो हमारा ड्रीम 11 का इनकम होता है। तो वो बात अलग है, ठीक है ना, वहां पे 30% कट होके आता होगा, कई बात अलग है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी नया नया वापस आईपीएल चालू हुआ है, ठीक है, वो बीच में मार हो गया था हमारा तो बंद। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में क्या होगा बोलो? आप पर्सन और एसएससी की कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। अभी जरूरी नहीं है कि एसएससी आप खुद की इनकम के लिए हो, एसएससी आप किसी और की इनकम के लिए भी हो सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। लाइक मिस्टर एक्स है, ठीक है, एंड मिसेस एक्स है, उनका माइनर चाइल्ड है 3-4 साल का, ठीक है, या 5 साल का है, वो बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस करता है, उसको मालूम नहीं है कि पैसा चीज क्या होती है, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छा हो पा रहा है। रियल क्वालिटी है ना। तो 5 साल का है, स्टेज परफॉर्मेंस करके आया, 25 लाख रुपए जीत के आया। कितने रुपए जीत के आया? तो क्या इनकम टैक्स वाला बच्चा समझ के छोड़ देंगे? टैक्स तो हम लेंगे ना, पर टैक्स किससे लेंगे? वो 5 साल से बच्चे से लेंगे। वो 5 साल के बच्चे से जाके हमने टैक्स मांगा, बोले बेटा टैक्स निकालो, तो वो तो जाके बोलेगा ना पापा को, बोले पापा ये क्या मांग रहे हैं अंकल, पता नहीं। तो अभी हम टैक्स किससे लेंगे बोले? उससे लेंगे, छोटे बच्चे से लेंगे, कि रिप्रेजेंटेटिव असेसमेंट, रिप्रेजेंटेटिव असेसमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। असेसी मतलब कौन? एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमको क्या लेने का है, टैक्स लेने का। या रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, वो आगे जाके धीरे धीरे होगा। समझ में आ गया तुमको? ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन हुई, पर्सन एंड असेसी। तीसरा डेफिनेशन इसमें ये हो सकता है, जो ऐसे तो आपको समझा दिया, जिसको हम लोग बुलाते हैं कौन सा ईयर? असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो क्या होता है असेसमेंट ईयर? एक ऐसा ईयर जो प्रीवियस ईयर के बाद स्टार्ट होता है। ऐसा एग्जाम में लिख के आए ना तो -5 दे देंगे, तो मस्ती करता है हमारी। ठीक है ना, असेसमेंट ईयर मतलब एक ऐसा ईयर जिस ईयर में आपको इनकम को असेस करना है, और असेस करने के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स क्या करना है, पे करना है। और असेसमेंट ईयर कौन सा है उस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर टैक्स का लायबिलिटी कितना आएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट में जो रेट आपको दे रखा होगा वही आपको कंसिडर करना है। डन? तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 2, जिसमें डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है। फिर होता है दोस्तों सेक्शन नंबर कौन सा, 3, जिसमें उन्होंने अलग से क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आपको क्या करने का है, अर्निंग करने का है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ऑलवेज कब स्टार्ट होता है? तो ऑलवेज कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से आपका ऑलवेज प्रीवियस ईयर क्या होगा, स्टार्ट। समझ में आ गया? हाँ। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपका अर्निंग आपकी जीवन में पहली बार इनकम हो रहा है, मतलब आप फर्स्ट टाइम क्या करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम इनकम क्या करने जा रहे हो, अर्न करने जा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? तो ऑन दैट डे। ऑन दैट डे मतलब आपका सीए में कंप्लीट हुआ सब लोगों का जून 27 में, मान लो, ठीक है, हो जाएगा ना खत्म। जून 27 में खत्म हुआ, अगस्त तक रिजल्ट आता है, ठीक है, जॉब लगा आपका नवंबर 1 को, तो आपका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से थोड़ी होगा, आपका 1 नवंबर से होगा। बट वो एंड कब होगा? एंड कब होगा? 31 मार्च। तो आपके लिए पहला प्रीवियस ईयर 5 महीने का होगा, फिर अपकमिंग प्रीवियस ईयर, फिर वो तो 12 महीने होगा ना, कि फिर रिजाइन मारोगे और फिर वापस लगेगा। ऐसा नहीं होगा। वो तो एक बार क्या हो गया, स्टार्ट हो गया तो वो स्टार्ट ही रहे। आपको ऐसा था कि मुझे सर जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, तो प्रैक्टिस करनी है स्टार्ट, तो कब से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा? तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से ही होगा।
कि ऑन दैट डे जिस टाइम पे आपने फर्स्ट टाइम इनकम को क्या किया है, फर्स्ट टाइम इनकम को क्या किया है, अर्न किया है, या तो फिर क्या किया है, तो जनरेट अर्न ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे आपने इनकम को पहली बार अर्न किया है वहीं से हमको इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर क्या करना है, स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है, ऐसे टोटल कितने सेक्शन है बेसिक्स में, 9। एक और बताता हूँ मैं, सेक्शन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, फिर आप लोग लिखो, और फिर आज के लिए अपने इतना ही रहे, क्योंकि सेक्शन 4 भी काफी बड़ा सेक्शन है। सेक्शन 4 में उन्होंने क्या बताया है, तो सेक्शन 4 में उन्होंने बताया है क्या, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो चार्ज का मतलब होता है कि उन्होंने क्या बताया है, टैक्स रेट। देखो इनकम है, इनकम तो आप ही के पास है, ठीक है, बट उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है वो कहाँ दिखा होगा उन्होंने, तो वो सेक्शन 4। विदाउट चार्जिंग सेक्शन कोई भी एक्ट काम नहीं कर सकता है। तो आपने 20 लाख रुपए कमाए, तो आपको कितना टैक्स पे करना है वो आपको पता होना चाहिए ना, तो वो उन्होंने कहाँ डिफाइन किया होगा, चार्जेस में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टैक्स रेट्स। तो आपके पास इनकम है, और इनकम का कैलकुलेशन हमको करना है, ठीक है, और वो इनकम का कैलकुलेशन के ऊपर आपको टैक्स का रेट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनकम का कैलकुलेशन 1-2 लेक्चर में हम लोग नहीं सीख सकते, वो हमारा बहुत लंबा क्या है, जर्नी है, तो चलेगा 125 130 घंटे तक सिर्फ डीटी चलेगा, उसके बाद जीएसटी है वो तो अलग है। ठीक है ना, और ये मन में से निकाल दो कि डीटी और आईडीटी 50-50 मार्क्स का है, ऑफिशियली उसका वेटेज 50-50 मार्क्स सिर्फ बुक में है। अगर आप पेपर डाउनलोड करके देखोगे ना, तो उसका वेटेज 65-35 है, मतलब 65 मार्क्स का क्या आता है, डीटी आता है, 35 मार्क्स का क्या आता है, आईडीटी के आसपास आता है। समझ में आ गया ना, तो वो मन में से निकाल दो कि 50-50 बोले हम सर आईडीटी में फोड़ ले रहे हैं, ठीक है ना, तुम खुद फूट जाओगे अगर तो आपको ध्यान ज्यादा रखना है सब जगह, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ डीटी में, बट डीटी में थोड़ा अटेंशन क्या चाहिए होगा, ज्यादा। देखो मुझे जितना आता होगा मैं सब बता दूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा, लेकिन वो आपके एंड से भी वो प्रिपरेशन रहनी चाहिए, घर जाके भी आप क्या कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो। ठीक है, तभी अपने बात कर रहे थे टैक्स रेट। तो है ना, टैक्स रेट दोस्तों, इनकम टैक्स के 2 तरीके के टैक्स रेट होते हैं, सुनना। एक होता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, नॉर्मल। तो दूसरा होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं स्पेशल। मतलब एक कौन से टैक्स रेट्स हैं, नॉर्मल वाले, और यहाँ पे कौन से टैक्स रेट्स हैं, स्पेशल। मतलब स्पेशल इनकम होगी तो क्या लगेगा, स्पेशल टैक्स लगेगा। तो मतलब आपको पूरी सिलेबस में ये डिफाइन करते रहना पड़ जाएगा कि नॉर्मल इनकम किसको बोलते हैं एंड स्पेशल इनकम किसको। नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट अलग लगता है, और स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट क्या लगेगा, अलग। तो वो तो मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको नेचर ऑफ इनकम जरूर समझा सकता हूँ कि कौन से नेचर की इनकम होती है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल इनकम किसको बोलते हैं, स्पेशल इनकम किसको बोलते हैं। पहले अपने समझते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, मतलब इंसान कौन से सोर्सेज से पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, सेक्शन भी साथ साथ में लिखते जाऊंगा, ध्यान रखना, फिर मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहला सोर्स उन्होंने दिया है कौन सी, सैलरी। सो आप लोगों का सीए में कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो एक ही लेक्चर में आपने 4 बार तो कंप्लीट हो गया, एक ही बार तो इंस्टीट्यूट भी नहीं करवाता है। तो आपका सब लोगों का सीए में कंप्लीट हो गया, तुम लोगों का जॉब चालू हो गया। ठीक है, तो पैसा कमाओगे ना, तो पैसा कमाओगे तो सरकार को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स। गवर्नमेंट बोले देखो तुम कुछ करोगे तो हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो अगर जॉब कर रहे हो तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स। इसके लिए दोस्तों सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर कौन सा, 15, इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 15। अभी सैलरी कैसे, मतलब सैलरी के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, तो बोले वो तो सर बहुत सिंपल नहीं है, इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, सैलरी आ रहा है, उसके ऊपर रेट आपको दे रखा है, टैक्स गिन लो, हो गया खत्म। समझ में आ गया। तो आपको क्या लग रहा है इतने साल से मैं टाइम पास कर रहा हूँ, सैलरी तो आएगा वो थोड़ी टैक्सेबल होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं। अभी मान लो जो सैलरी ऑन हैंड आ रही है ना, उसी को अगर टैक्सेबल करना होता, तो मैं तो क्या करूंगा, मान लो कि किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है, उसको मैंने अभी अभी नया रिक्रूट किया,
मैंने उसको बोला तेरी सैलरी 3 लाख। तो उसने बोला पागल हो गए हो कैसे, मेरी ऑलरेडी ऑन हैंड सैलरी कितनी आ रही है 20 लाख, मैं वहां से चेंज करके आऊंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग 25-27 लाख एंड यू आर ऑफरिंग ओनली 3 लाख। तो मैंने बोला सुनने का आदत रखो, पहले चुप होकर बैठ जाओ, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो मैंने क्या बोला, देख 3 लाख रुपए तेरी ऑन हैंड सैलरी, तू भाड़े पे रहता है ना, तो तेरा एक काम कर, आज से रेंट हम लोग पे करेंगे। वो जो कार लेके तुम घूमते रहते हो ना, उसका पेट्रोल या डीजल का जो खर्चा होगा वो भी हम उठाएंगे। वो जो 2 चाइल्ड है ना, उनका एजुकेशन का पूरा खर्चा हम क्यों उठाएंगे। आ रहा है तुमको समझ में, मतलब पूरा हाउस होल्ड क्या कर लिया है। तुम उसको 3 लाख रुपए ऑन हैंड दे रहे हो, बाकी का सारा खर्चा क्या कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। तो ऐसे देखने जाए तो इफेक्टिवली 3 लाख रुपए सैलरी थोड़ी ना है, इफेक्टिवली तो ज्यादा सैलरी होगी ना। हाँ या ना, तो हमको वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा होता है जिसको हम बुलाते हैं कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी में से अगर आपको किसी भी तरीके का कौन सा इनकम होता है, रेंटल। मतलब घर था या दुकान थी, आपने भाड़े पे चढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर उसको रेंटल इनकम आपका हो रहा है तो वो सेक्शन नंबर कहाँ टैक्सेबल होगा, 22 में। मान लो सीए में कंप्लीट हुआ, फिर जॉब चालू किया, फिर खुद का घर लिया, ठीक है। उसमें तुम खुद नहीं रह रहे हो, उसको तुमने भाड़े पे चढ़ा, मतलब। तो सर घर की खरीदा क्यों, बोले बस ऐसे ही चेक करा था, मैं खरीद पाता हूँ कि नहीं। तो तुमने घर खरीदा, फिर उसको तुमने क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया। तुम खुद रेंट पे रहते हो और तुमने वो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, रेंट पे लगा। तो फिर उस केस में रेंटल इनकम तो होगी कि नहीं। इनकम टैक्स वाला ये आके थोड़ी पूछेगा, बोले ऐसा कौन करता है, बोले मैं करता हूँ। तो इस केस में रेंटल इनकम होगी तो कहाँ टैक्सेबल होगा, 22। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, या तो फिर कहाँ से इनकम होती है, प्रोफेशन। मतलब अगर आपको इनकम कहाँ से होता है, बिजनेस में से होता है, या तो आपने कौन सी इनकम अर्न की है, प्रोफेशनल इनकम। मतलब आपने खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया या खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो कौन से हेड में आएगा दोस्तों, तो वो आएगा सेक्शन नंबर कौन से, 20। ये सोर्सेज बता रहा हूँ, पैसा कहाँ कहाँ से आप कमाओगे। फिर आता है दोस्तों इनकम फ्रॉम, जिसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मतलब हुआ क्या, ये जो प्रॉपर्टी तुमने खरीदा था ना, हाउस प्रॉपर्टी, उसी को तुमने बेच दिया, तो उसमें से भी आपको इनकम अप्रिशिएशन मिलेगा ना। मान लो प्रॉपर्टी लिया था 40 लाख में, बेचा तुमने 90 लाख में, तो 50 लाख बनाया कि नहीं बनाया। तो गवर्नमेंट बोले देखो तुमने पैसा कमाया, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो सर ऐसा कुछ होता है कि इनकम टैक्स के ऊपर भी इनकम टैक्स लगता हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब मान लो सरकार ने इस साल 1 लाख करोड़ इनकम टैक्स लिया, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा, नहीं उस पर कौन लेगा, वो भी तो पूछने वाली बात है ना। तो अगर आप कोई असेट बेचोगे, मान लो शेयर्स उठाए, तो मतलब मान लो मार हो गया था पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो तुमको पता था 22 अप्रैल को जो हुआ, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है, नहीं होना चाहिए था। तो तुमने क्या सोचा कि अभी इंडिया खुद तो स्टेप्स लेगा, और तुमने क्या किया, बताया डिफेंस स्टॉक उठा लिए। क्या उठा लिए, डिफेंस स्टॉक, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एकदम से, और बढ़ी भी ना, ठीक है। तो आपने डिफेंस स्टॉक उठा लिया और बहुत बड़ी क्वांटिटी में उठाया, 1 लाख शेयर उठाए। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट वहां से प्लेन उड़ाएगा अपना, यहाँ से स्टॉक उड़ेगा। तो तुमने क्या उठाया, स्टॉक उठाया, 1 लाख क्वांटिटी उठाया, एक मतलब 10-15 दिन में 20 रुपए भाग गया शेयर। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 20 रुपए करूंगा तो 20 लाख रुपए कमाया। तो तुमने क्या सोचा, पाकिस्तान का तो जो होना हो, हमारा तो 20 लाख बन गया। आ रहा है तुमको समझ में कि नहीं। मतलब अपने गुजराती में क्या है ना, तकवादी। मतलब अपॉर्चुनिटी मिली और उसमें भी क्या कर लिया, पैसे बना लिया, तो बताओ क्या हो। गवर्नमेंट ने बोला पैसा कमाया तुमने, तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। पर ये कौन से नेचर का इनकम, ये तुम्हारा बिजनेस था, जॉब, जॉब से पैसा कमाया, प्रॉपर्टी भाड़े पे देके कमाया नहीं। इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल, असेट बेच के पैसा बनाया। मान लो गोल्ड खरीदा था आपने, क्या खरीदा था, गोल्ड। गोल्ड लिया था मान लो 50,000 में, आज भाव जो भी चल रहा है उसमें तुमने बेचा, और 10-15 ग्राम नहीं दिया था, तुमने सीधा 1 किलो उठाया। तुम सीधा किलो भी डील करते हो, 1 किलो 5 किलो, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा बोलो, इतना गोल्ड होगा तो पहले तो इनकम टैक्स वाले उठा के ले जाएंगे। बट फिर भी मान लो है, तो ये कौन से सेक्शन में होगा, तो वो होगा सेक्शन नंबर कौन सा, 44। एंड अभी हुआ क्या पता है, 4 सोर्सेज वो लोग बता बता के थक गए, मतलब पांचवा दिमाग में नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या डाल दिया पता है, बोले एक काम करो, अपने लिखते रह जाएंगे ये लोग, ऐसे ही करते रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने बनाया कॉल इनकम फ्रॉम अदर्स। मतलब
जो ऊपर के चार भी नहीं आता है वो पांच में नहीं आता है, मतलब तुमको नहीं आता है, ऐसा नहीं। जो सेक्शंस में नहीं आता है ना वो इनकम फ्रॉम का आएगा अदर सोर्स। तो वो है दोस्तों सेक्शन नंबर कौन सा? तो वो है सेक्शन नंबर कौन सा? 56। अभी आप ये रेंज देखोगे ना, तो 15 से लेकर 17 हमको कहाँ पढ़ना है? सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ना है। 22 से लेकर सॉरी सॉरी 28 तो पीजीबी स्टार्ट हो रहा है 27 तक। फिर पीजीबी में 28 से लेकर कहाँ तक? 44। 45 से लेकर कहाँ तक? 55। एंड यहाँ पे हमको कहाँ तक पढ़ना है? 63। समझ में आया? ये 5 चैप्टर है जो हमको खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा, जो मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट दिया कि पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते। समझ में आ गया? और हम टैक्स किस पे गिनेंगे वो मैं धीरे धीरे आपको हाईलाइट आपको देता रहूँ। Then जैसे ये अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ कि उन्होंने बना दिया कौन सा वाला? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब क्या है कि आगे का चार कोई इनकम था, उन्होंने जो इनकम दिया है ना, ऐसा कोई इनकम आ गया है कि जो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें चार्ज कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसको अदर सोर्स में डालो। ठीक है। बोले एसएससी आके पूछेगा तो सही ना, बोले ये कौन सी इनकम है? बोले अदर सोर्सेज। बोले अदर सोर्सेज में भी क्या? बोले जो देखो आगे के चार में नहीं आता वो हमने कहा ना अदर सोर्सेज में। जैसे ऐसा होता है, आपने कभी सुना नहीं होगा, बट नॉर्मली क्या होता है कि इनकम टैक्स ने ना गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रखा है कि अगर सर्टेन लेवल से ज्यादा अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो हम लोग उस पर भी क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। डन ना? ठीक है, तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये लिख लो आप लोग, फिर अपने आज के लिए एंड करते हैं। वो एसएससी के साइड में लिखा पर्सन हैविंग टैक्सेबल इनकम।
हो गया, स्क्रॉल करो। सेक्शन 4 तक आ गए। सेक्शन 4 लिखने के बाद है ना, सेक्शन 4 लिखने के बाद 2 पेज छोड़ देना आप लोग, फिर ये सोर्सेस ऑफ इनकम, 2 पेज छोड़ देना पूरे। डन। 2 पेज छोड़ देना क्योंकि वहां पे मैं टैक्स रेट्स लिखवाऊंगा इसलिए। फिर ये सोर्सेस ऑफ इनकम लिख लो। हो गया, इतना आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्या डिस्कस किया हम लोगों ने आज के लेक्चर में? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आपको याद रखना है। एंट्री नंबर कौन सा था? 82। ठीक है ना, लिस्ट कौन सा है? 1। एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द, ये मैंने जो लिखवा है ये सब क्या है, उस चैप्टर के क्या है, रेफरेंस सेक्शंस है। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं।